अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल लड़ाही। इस वक्त मैं मलिर न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं अज़ीम देकान साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तारीख़ के हवाले से उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, कोई भी तारीख़ हो, कोई भी हिस्ट्री हो, तो किसी भी मौजू पे अगर उनसे कोई अगर डिबेट करना चाहे, बात करना चाहे, अज़ीम देकान में ये ख़ुसूसियत है कि वो हर डिबेट करने के लिए वो तैयार होते हैं और उनके पास जो है वो ज़ख़ीरा होता है बातों का। तो अज़ीम देकान की इन्हीं ख़ुसूसियात से फ़ायदा उठा के आज उनको मैंने मलिर न्यूज़ के स्टूडियो में मदऊ किया है और उनसे एक हफ्तावार प्रोग्राम हमने मुरतब किया है ताकि एक हफ्तावार प्रोग्राम उनके साथ हम अरेंज करें। तो हर हफ्ते अलग अलग मौजू पर अज़ीम देकान से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सब दोस्तों का, ख़ास मलिर न्यूज़ के साथियों का कि वक्तन फ़वक्तन हमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बोलने का मौका देते हैं। आज का जो मौज़ू है वो कराची और उसके गिरद नवाह में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस वक्त बरतानिया बहादुर ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया और जो जो जगह उनको सूटेबल लगा तो वहाँ उन्होंने काफ़ी सरमायाकारी की। वो एक मुस्तकिल बुनियाद पे सरमायाकारी के मूड में थे, लेकिन इनकलाब हिंदुस्तान ने कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा करी कि वो हिंदुस्तान को छोड़ने पर मजबूर हुआ। लेकिन अपने लिए एक यूनिट, जिसे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, एक कॉलोनी, एक यूनिट उन्होंने बनाई और उस यूनिट का सबसे बेहतरीन महल वक़ू जो हमारा कराची, जो इस वक्त रोशनियों का शहर कहलाता है और उसके बहुत सारे दावेदार हैं, वो उनके लिए सूटेबल जगह था, है और रहेगा। तो हिंदुस्तान बहादुर का ये वतीरा रहा है कि वो जहाँ भी जाता है वो अपने लिए ग़ुलाम कौम पैदा करने की कोशिश करता है। अगर उस सोसाइटी या उस समाज के लोग कुछ बाशऊर होते हैं तो वो अपने आप को इस ग़ुलामी से निकालते हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती से जाने या हमारे लीडरशिप का वो विज़न जो होना चाहिए था नहीं था, इसलिए आज हम इस सूरत-ए-हाल पे पहुँचे हैं। ये जो कुछ इस वक्त सूरत-ए-हाल बनी हुई है, हमारे वसाइल जा रहे हैं और बाज़ औक़ात मैं तो एक चीज़ ये नोट करता हूँ कि हमारे लोग क्यों इस मामले में वो अपनी जो पोजीशन जो उनकी बनती है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि सबसे पहले तो मैं मौरद इल्ज़ाम अपने उन लोगों को ठहराऊँगा जो मौजूदा लोगों को अपना लीडर तसव्वुर करते हैं। चूँकि ये लीडर नहीं हैं, ये सहूलतकार हैं। यानी शुरू ज़माने से जब बरतानिया बहादुर ने हिंदुस्तान में अपने लिए सहूलतकार पैदा किए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने और वसाइल को लूटने के लिए जो राह हमवार की थी, ये उन्हीं सहूलतकारों का एक तसलसल है जो चलते चलते आज हम तक पहुंचा है। सेकंड ये कि हम भी चूँकि इस ग़ुलामाना समाज के हिस्से थे और हमारे लोगों को ग़ुलामी के जितने भी तौर तरीके थे वो सिखाए गए, तो तीसरी नस्ल एक भरपूर और शानदार ग़ुलाम की सूरत में आपके सामने मौजूद है। तो इसीलिए हम कोई वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कि सरज़मीन के वारिस कर सकते हैं। मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूँगा। जानवरों के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि कुत्ता जो है दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरनाक शिकारी है। हमारे लिए तो हैरानगी की बात होगी कि भाई कुत्ता कैसे ख़तरनाक शिकारी ठहरा, जबकि जंगल में शेर,
भेड़िए और बहुत सारे जानवर होते हैं कि कुत्ता जिस झुंड में शिकार को टारगेट करता है तो 99% उस शिकार की किस्मत में मौत होता है, जबकि शेर या भेड़िए में ये कसलत नहीं है। उनके शिकार के जो टारगेट हैं वो 50 या 70 के उसमें हैं। तो इतना बड़ा शिकारी, ख़तरनाक शिकारी जंगल का आपने कभी नोट किया है कि हमारे घर के सामने, हमारे सहन में आकर के हमारे कदमों में पड़ता है और वहीं एक टुकड़ा रोटी के लिए जो है वो अपने तमाम वक़ार, जो उसकी क्या कहते हैं, वो शिकारियों का वक़ार होता है, वो तमाम दाव पे लगा के हम हज़रत इंसान के घरों के सामने सहन में पड़ के एक टुकड़ा रोटी के लिए। तो यही सूरत हाल जब इंसान को एक प्रोसेस के ज़रिए एक गुलामाना तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने का सबक दिया जाता है, तो इसी तरह के लोग पैदा होते हैं जो हम और आप हैं। यहाँ भी सूरत हाल वही है। चूँकि हम तीसरी नस्ल के ग़ुलाम हैं, अब हमने ग़ुलामी कबूल की है। मिसाल दूंगा आपको कि मैंने ये देखा है कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड या कुछ और कार्ड जो होते हैं, उसके लिए हमारे लोग लाइनों में खड़े होकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए इस 100 या 200 रुपए के लिए अपने लोगों को बेइज्जत करते हैं। लेकिन यही लोग, अगर इनसे ये कहा जाए कि अपने हकूक़ के लिए निकलो, ज़िंदा रहने के लिए निकलो, तो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो ये गुलामाना तर्ज़ ज़िंदगी का ख़तरनाक शिकल है जिसका शिकार हम हैं। अगर हम लोगों में वाकई अगर कोई लीडर होता तो वो हमें लीड करता, तो भाई मेरे ये लीड करने के लीडर नहीं हैं। जिसकी मिसाल मैं असलम रईसानी के उसमें दूंगा कि जब बाप पार्टी को इन्होंने तोड़ा तो बाप पार्टी के लोगों को ये कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में चले जाओ, तो क्या कहते हैं कि वो बस जो है ना निकल चुकी, तो बाकी जो बचे कुछ जो थे वो बेचारे रक्षा पकड़ने के इंतज़ार में थे, कब रक्षा मिले ताकि मैं जाके शरीक हो जाऊं। तो भाई इस तरह के, अब ये डरते भी हैं ये लीडर, मुझसे और आपसे डरते नहीं हैं, डरते इस बात पर हैं कि कहीं बस ना निकल जाए। चूँकि और भी बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं जो इस तरह के, मैंने कहा सहूलतकार, बहुत सारे सहूलतकार बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब कोई जगह खाली हो ताकि हम वहाँ एंट्री दें। हमारे दानिश्वर हों, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने सिंध के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन कराची का जब मामला आता है तो उसको फ़रोख्त करने के लिए सबसे आगे सिंध के परजंद होते हैं, जो कि कराची को वो जानते हैं कि कराची हमारी सरज़मीन नहीं। अब दावेदार तो बहुत ठहरे, सरज़मीन जिनका है वो तो बेचारे इस जाल में फंसे हैं। यहाँ हमारे गबोल भाई बैठे हुए हैं, हमारे बुरपत हैं, हमारे कलमती हैं, हमारे जोकियाँ हैं, वो बेचारे तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए। तो मैंने कहा इन्हीं में उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है। बाकी मानदा जो लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, बस रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ इसी सरज़मीन से मुंसलिक हैं, उनके साथ ये कुछ क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए हम तमाम तर जितने भी जो मोरद इल्ज़ाम ठहरेंगे वो यहाँ सरज़मीन के लोग ठहरेंगे, चूँकि ये उनका वतन था। कराची जो है बलोचों का सरज़मीन है, तो बलोचों को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस कराची यानी अपनी माँ को फ़रोख्त करने के लिए दूसरों का सहूलतकार बने थे। वो तौबा ताइफ़ करके अपने गुनाहों को बख्शवा लें और जो कुछ बाकी बचा हुआ है उसकी हिफाजत के लिए वो अमली तौर पर मैदान में आएँ। ये सरज़मीन दावेदार तो बहुत ठहरे, ये सरज़मीन यहाँ के बलोचों का है, तो बलोच मिल बैठ के अपनी सरज़मीन को बचाने के लिए कोई मनसूबाबंदी करें।